Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter locomotion and movement. Locomotion and movement में हमने अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पढ़ा और मसल्स और टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ा. आज टुडे वी विल स्टडी मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये कैसे स्लाइड करता है. जो एक्टिन और मायोसिन जो हमने पढ़ा था कल, उनका मूवमेंट कैसे होता है जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, जिसमें स्लाइडिंग होता है थिन फिलामेंट का थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं. मसल किस तरह से मूवमेंट होता है मसल का. क्लियर. तो आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन किससे होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है. किसके थ्रू होता है? इट इज़ थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना. ब्रेन, अब अभी न्यूरॉन्स में आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगी तो पता, जैसा कि वो पता भी होगा, यू आर इन क्लास 11, कि कैसे ब्रेन में मैसेज जाता है और हमारी मसल्स की एक्टिविटी होती है. तो सबसे पहले तो है जो सिग्नल जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है. जैसे मान लो यहाँ पर कोई ग्लास पड़ा है, मेरे को उठाना है, टैब को उठाना, तो पहले ब्रेन में मैसेज जाएगा कि हाँ मेरे को ये करना है, फिर हमारी मसल वर्क करती है. तो सिग्नल किससे सेंट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू. मोटर न्यूरॉन मसल्स के साथ कनेक्टेड होता है, जिसको मोटर यूनिट. मोटर न्यूरॉन जो है मसल फाइबर और मोटर यूनिट के साथ, मसल फाइबर और मोटर यूनिट के साथ वो कनेक्टेड रहता है. क्लियर. तो ये मसल फाइबर है, ये मोटर यूनिट है. तो मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद मसल फाइबर, मोटर न्यूरॉन जब मैसेज देता है मसल फाइबर को तो क्या बनता है? मोटर यूनिट. क्या बनता है? मोटर यूनिट बनती है. तो जंक्शन जो होता है मोटर न्यूरॉन और सार्कोलीमा के बीच में मसल फाइबर के, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट. सार्कोलीमा आपने पढ़ा था. देखो मैं आपको पीछे वाले डायग्राम में अपनी बुक में देखोगे, ये डायग्राम देखो, ये रहा, ये देखो, ये रहा सार्कोलीमा. क्लियर. दिस इज सार्कोलीमा. तो सार्कोलीमा का कनेक्शन किससे है? सार्कोलीमा का जो कनेक्शन है जब हो जाता है मसल का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से, या मोटर एंड प्लेट कैसे बनता है? उसको मोटर न्यूरॉन के साथ जब वो अटैच हो जाता है. तो जो जंक्शन है मोटर न्यूरॉन और सार्कोलीमा के बीच में जो जंक्शन बनता है उसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट. क्लियर. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट. तो न्यूरल सिग्नल जो रीच करता है जंक्शन पे, न्यूरल सिग्नल कहाँ जाएगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे. क्लियर. क्योंकि मसल फाइबर से अटैच रहता है मोटर न्यूरॉन मोटर यूनिट के साथ और सार्कोलीमा के मसल्स के साथ. और उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे न्यूरल सिग्नल जब आएगा, किसके थ्रू आएगा? जो है न्यूरल सिग्नल रीच करेगा जंक्शन पे और एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगा वो न्यूरल सिग्नल, जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन. न्यूरो ट्रांसमीटर का क्या नाम है? एसिटाइल कोलाइन, जो कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप करेगा सार्कोलीमा में. क्लियर. और ये जो एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड करेगा मसल फाइबर में कि हमें भाई उससे आगे क्या वर्क लेना है ना, ब्रेन के थ्रू मैसेज जाएगा. उससे क्या होगा? कैल्शियम रिलीज होगा. इट रिलीजेस कैल्शियम आयंस इन द सार्कोप्लाज्म. सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज होंगे. और जब ये कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो कैल्शियम की बाइंडिंग होगी ट्रोपोनिन से. किससे? ट्रोपोनिन से. ट्रोपोनिन की बाइंडिंग किसके साथ होगी? एक्टिन फिलामेंट के साथ. एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट पढ़े थे.
और ये क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा जो एक्टिव साइड्स हैं मायोसिन मायोसिन फिलामेंट की जो एक्टिन साइड है, एक्टिव साइड्स जो हैं उनको रिमूव करेगा जिससे कि मायोसिन अटैच कर सके। जो मास्क हुए वो एक्टिव साइड जो वर्क नहीं कर रही है उनको रिमूव करेगा। क्या रिमूव करेगा, जब कैल्शियम इंक्रीज होगा, जब यहाँ से हम शुरू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब सिग्नल जाएगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मोटर एंड प्लेट पे न्यूरल सिग्नल जाएगा, उससे एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, उससे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, उससे सार्कोलीमा में कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। तो सार्कोलीमा में जब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम इंक्रीज होगा, है ना, मसल फाइबर रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन किस में हो जाएगा, सार्कोलीमा में जाएगा, तो सार्कोप्लाज्म में। और ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होके एक्टिन फिलामेंट में जो मास्क हुए एक्टिव फिलामेंट्स हैं उनके मास्क को हटाएगा, जिससे कि मायोसिन का जो हेड है वो बाइंड कर सके। तो साथ में जो एटीपी जो होगा, एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा मायोसिन हेड का, तो ये यूटिलाइज करेगा एनर्जी, एटीपी हाइड्रोलाइसिस से एनर्जी यूटिलाइज करेगा और बाइंडिंग करेगा। तो एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स जो एक्टिन की हैं वो बाइंड होंगी मायोसिन हेड के और एक फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज होगा यहाँ पे। क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज होगा। तो फॉर्मेशन होने के बाद मायोसिन रिलीज होएगा और एडीपी और फॉस्फेट वापस रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स स्टेज में हो जाएंगे। क्लियर, ये देखो क्रॉस ब्रिज बन गया। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो पुल जो अटैच हुआ एक्टिन का टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, ये देखिए ए बैंड के थ्रू अटैच हुआ है और ये इनवर्ट्स पुल हुआ है, अंदर की तरफ हुआ है। और सार्कोमियर जो है ये पूरा क्या है, ये सार्कोमियर जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो शॉर्टनिंग होगी मसल की, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन, उसको शॉर्टनिंग ऑफ मसल भी कहा जाता है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो आई बैंड है वो रिड्यूस हो जाएंगे और ए बैंड अपनी लेंथ रिटेन करके रखेगा। क्लियर, जो आई बैंड है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो मायोसिन अब क्या होगा, मायोसिन रिलीज कर देगा एडीपी और पीआई को और वापस रिलैक्स स्टेज में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन से किस में आ जाएगा, रिलैक्स स्टेज में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक नया एटीपी वो बाइंड करे, एटीपी अगेन हाइड्रोलाइज होगा, अ न्यू एटीपी बाइंड्स और क्या होगा, क्रॉस ब्रिज ब्रोक हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज में। क्लियर, रिलैक्स स्टेज में आ गया और ब्रेकिंग हो गया क्रॉस ब्रिज का, एडीपी और फॉस्फेट जो दोबारा रिलैक्स स्टेज में आ गए। उसके बाद एटीपी अगेन हाइड्रोलाइज होगा मायोसिन हेड से और फिर से क्रॉस ब्रिज बनेगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी से। और यहाँ से कैल्शियम आयन जब इंक्रीज होगा तो ट्रोपोनिन के बाद एक्टिन फिलामेंट जो है एक्टिव साइड की डीमास्किंग करेगा और मायोसिन फिलामेंट का जो हेड है हाइड्रोलाइसिस की एटी के बाद बाइंड हो जाएगा और फॉर्मेशन होगा क्रॉस ब्रिज का। तो यहाँ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद रिलैक्स हो गया ना, बैक टू मायोसिन रिलीजिंग एडीपी और पीआई और उसके बाद वो रिलैक्स स्टेज में आ गया। रिलैक्स आया हुआ तो वो ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हो गया। ठीक है, रिलैक्स स्टेज में क्या हुआ, ये देखो कॉन्ट्रैक्शन, आई बैंड्स गेट रेड्यूस, ए बैंड रिटेन द लेंथ, द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड पीएन गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेज, अ न्यू एटीपी बाइंड्स और क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, एक नया एटीपी आएगा। ये एटीपी यूज हो गया, हाइड्रोलाइज्ड हुआ, स्लाइडिंग सिचुएशन हुई और कॉन्ट्रैक्शन हो गया, स्लाइडिंग हुई और रोटेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर वो रिलैक्स स्टेज में आ गया। तो अंदर कैसे इसकी वर्किंग चलती है मसल्स की, ये इसमें क्लियरली समझाया गया। ये देखिए इस तरीके से
ये देखो, ये रिलैक्स स्टेज बताइए, जेड लाइन, ये एच जोन, ये आई बॉन्ड, ए बैंड, ये जेड लाइन, ये सार्कोमियर बनाए हैं। ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग है, ये रिलैक्स स्टेज बताया है। और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में ये देखो, ये ओवरलैप हो रहा है ना, ये साइड, ये कॉन्ट्रैक्शन में होगा लाइक दिस। तो आई बैंड जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ए बैंड उसी स्टेज में रहता है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये बिल्कुल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की है, उसमें मूवमेंट होता है थिन फिलामेंट का, और आई और एच बैंड का इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाया है, मूवमेंट दिखाया। तो ब्रेकेज फिर रिपीट होगी और फर्दर स्लाइडिंग होगी उससे। तो प्रोसेस कंटिन्यूस होता रहता है जब तक कि कैल्शियम आयन जो हैं वापस सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में नहीं जाते, जो कि मास्किंग, वापस मास्किंग जब तक नहीं होती। कैल्शियम चला जाएगा तो क्या होगा, मास्किंग जो थी एक्टिन फिलामेंट की वो वापस हो जाएगी, तो मतलब एक्टिव साइट्स कवर हो जाएंगी, तो फिर से फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जब एक्टिन हो जाएगी तो रिटर्न हो जाएंगी जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। जेड लाइन दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, जिसको रिलैक्सेशन कहते हैं। तो रिएक्शन टाइम जो फाइबर का है डिफरेंट मसल्स में डिफरेंट होता है। रिपीटेड एक्टिवेशन जो होता है मसल्स का, उससे कई बारी लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लाइकोजन का, और फटीग हो जाता है उससे। बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हो जिम में, या बहुत रनिंग कर रहे हो, इतना फास्ट रनिंग हो रही है क्यों, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही मसल्स को, तो क्या होता है, एनर्जी नहीं मिल पाती ऑक्सीजन से, तो एनारोबिकली एनर्जी मिलती है, तो ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होता है, उससे मसल फटीक हो जाता है। और मसल कंटेनर रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, जिसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है मसल्स में और उसको रेडिश अपीयरेंस देता है। ऐसी मसल्स को रेड फाइबर भी बोलते हैं, ऐसी मसल्स को रेड फाइबर से बोलते हैं। इस मसल्स में प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि यूटिलाइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि उनमें है। ये मसल्स में भी प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर होती है उसके अंदर एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसी मसल्स को एरोबिक मसल्स कहते हैं। दूसरी तरफ जो हैं, कुछ मसल्स में बहुत लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन होता है, ओके, जो कि ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है, इसीलिए वो पेल और वाइटिश दिखती है, वाइट फाइबर्स होते हैं, और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं उसमें, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होता है। तो इसमें ज़्यादातर एनारोबिक प्रोसेस पे ही डिपेंड होते हैं जो वाइट फाइबर्स। क्लियर। मायोग्लोबिन कम होता है। मायोग्लोबिन क्या है, रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है, जिसको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं। रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है। क्लियर। तो मसल्स में प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो यूटिलाइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन के लिए, उसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन होती है। तो ऐसी मसल्स को एरोबिक मसल्स कहते हैं। क्लियर। कुछ में ऐसा होता है, कुछ मसल्स बहुत लेस क्वांटिटी मायोग्लोबिन होती है, मींस ऑक्सीजन स्टोरिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं, इसलिए मसल्स पेल और वाइटिश दिखती हैं, और इनको वाइट फाइबर्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत कम होते हैं, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, और ये एनारोबिक प्रोसेस पे डिपेंडेंट होते हैं। ये जो मसल्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द एनारोबिक प्रोसेस, क्योंकि उनमें मायोग्लोबिन कम होता है।
क्लियर? ये तो था मसल्स के बारे में। अब थोड़ा सा हम अलग टॉपिक पे चलते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम से आपको सबसे पहले याद आएगा बायो लैब में पढ़ा हुआ कंकाल या स्केलेटन, है ना। स्केलेटन सिस्टम में फ्रेमवर्क है एक तरह से हड्डियों का और कार्टिलेजेस का। कार्टिलेज किसको कहता है? जैसे आप कान पे हाथ लगाइए तो देखिए वो कैसे जिसमें इतने हड्डी वैसी भी नहीं है कि मोड़ ना सके, दैट इज़ ये जो आउटर पोर्शन है दैट इज़ कार्टिलेज, सिंपलेस्ट एग्जांपल। तो सिग्निफिकेंट रोल किसमें? मूवमेंट का है। मूवमेंट के में किसमें वर्क करता है? किसमें डिपेंड करता है वर्क? स्केलेटल सिस्टम जो है फ्रेमवर्क है बोन्स का और कार्टिलेजेस का। सिग्निफिकेंट रोल है मूवमेंट का। इमेज जैसे च्यू करते हैं, अगर हम खाना खाना चाहते हैं और बोन्स नहीं है तो हम कैसे, जॉ बोन्स नहीं है तो हम च्यू नहीं कर सकते, और लिम्ब बोन्स के बिना हम चल नहीं सकते। तो बोन और कार्टिलेज के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। हार्ड मैट्रिक्स होता है उसमें, कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर, और प्लायबल मैट्रिक्स होता है ना जो फ्लेक्सिबल रहता है कॉन्ट्रेटेंस सॉल्ट्स के कारण। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? 206 बोन्स होती हैं, सभी को पता है, और 206 बोन प्लस फ्यू कार्टिलेज। इसके दो प्रिंसिपल डिवीजन्स हैं, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो 80 बोन्स का होता है, जिसमें पूरी मेन एक्सेस पे होता है बॉडी के। क्लियर? उसमें क्या क्या आएगा? पूरी बॉडी आ जाएगी, है ना। स्कल आ गया, रीढ़ की हड्डी आ गई, वर्टेब्रल कॉलम, उससे नीचे का पोर्शन स्टर्नम और रिब्स, ये पूरा एक्सियल स्केलेटन बनाता है। क्लियर? अब हम सबसे पहले स्कल को देख रहे हैं। स्कल जो है दो सेट होती हैं बोन्स की, क्रेनियल और फेशियल। ये इसको देख के डरना नहीं है कि ये क्या है, ये हमारे स्केलेटन है। हम लोग सभी, हमारा फेस अंदर से ऐसा ही बोनी स्ट्रक्चर का बना हुआ है। तो क्रेनियल और फेशियल मिला के टोटल 22 बोन्स होती हैं। क्रेनियल बोन्स 8 इन नंबर्स होती हैं, और ये हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाती हैं ब्रेन के लिए। ठीक है। और फेशियल रीजन में 14 स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जो फ्रंट पार्ट बनाते हैं स्कल का। और एक सिंपल यू शेप्ड बोन होती है जिसको हायोड कहते हैं, जो कि बेस पे होती है। ये है यू शेप्ड बोन। ये कहाँ पर होती है? बेस ऑफ बकल कैविटी, है ना। माउथ की जो बकल कैविटी होती है उसके नीचे होती है यू शेप्ड बोन, जिसको हायोड बोन कहते हैं। और जो मिडल ईयर होता है इसमें 3 टाइनी बोन्स होती हैं। अलग से ईयर पढ़ा होगा, तब भी पढ़ा होगा, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, और तीनों को ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ऑसिकल्स। ये देखो, ये रहा फ्रंटल बोन, ये ऊपर में, आप बेशक टच करके देखो अपने सिर को, फ्रंटल बोन। ये बीच में पैराइटल बोन आ गई, और कान के पास में टेम्परल बोन आ गई, पीछे की तरफ ऑसिपिटल बोन आ गई, ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। माउथ में ये जाइगोमेटिक बोन, ये नाक की इसलिए नेसल बोन याद रहेगा, ये लैक्रिमल बोन, ये इथमॉइड बोन, और ये स्फेनॉइड बोन। ये मैक्सिला और मैंडिबल। अगर आप बार बार इसको याद करोगे तो आराम से, बहुत इजी नहीं नाम है, याद भी हो जाएंगे पोजीशन वाइज आप। तो इसको द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन, है ना। स्कल रीजन में सुपीरियर रीजन होता है। Superior region of vertebral column with the help of two occipital condyle, है ना। 2 occipital condyle, ये occipital bone है, ये parietal bone है, ये occipital bone, ये occipital bone और occipital condyle दो हैं।
तो क्या बताया गया इसमें कि स्कल रीजन जो है उसमें सुपीरियर रीजन है फ्रंटल लोब, पैराइटल बोन, टेम्परल बोन और साथ में ऑसिपिटल बोन और ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या क्या पार्ट्स हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये देखो ये हमारी आ गई रीढ़ की हड्डी मीन्स वर्टिब्रल कॉलम। ये देखो हमने बताया था टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल, डाई कॉन्डाइलिक स्कल। तो इसमें क्या है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ द स्कल रीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, सुपीरियर रीजन वर्टिकुलर कॉलम का टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के साथ जुड़ा हुआ है। दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के साथ जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं डाई कॉन्डाइलिक स्कल। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है 26 यूनिट्स होती हैं। कितनी? 26 यूनिट्स होती हैं। सीरियली अरेंज यूनिट्स होती हैं जिनको वर्टिब्रे कहते हैं और डॉर्सली होती हैं ना पीठ की तरफ। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस, स्कल के बेस से निकलती हैं, हमने बताया इसको डाई कॉन्डाइलिक स्कल से, और मेन फ्रेमवर्क बनाती हैं हमारे पीठ का, है ना, कमर का। ईच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंट्रल होलो पोर्शन। सेंट्रल होलो पोर्शन होता है अंदर, खोखला जैसे अंदर से हॉलो पोर्शन होता है जिसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं। न्यूरल ईच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंट्रल हॉलो सिस्टम, हॉलो पोर्शन न्यूरल कैनाल बोलते हैं जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस होता है और ये किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ, जो भी उन्हें बताया। तो फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस होता है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, थोरेसिक, ये थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, फिर ये सैक्रल वन इन्फ्यूज्ड, और फिर कोकाइक्स वन फ्यूज्ड, है ना, ये और ये लंबर वर्टिब्रा पाँचवें इसमें 12 है, 26 यूनिट करीब होती हैं। ओके, 26 सीरियली अरेंज यूनिट होती है। क्लियर? तो ये रहा कोकाइगल, लंबर, सैक्रल। तो नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, हो गए टोटल 26 इस तरह से। ठीक है, पहले 7 जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 ये सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं। उसके बाद वाले थोरेसिक वर्टिब्रा हैं, उसके बाद वाले लंबर वर्टिब्रा हैं, फिर ये सैक्रम और कैनस। 26 यूनिट इस तरह से वर्टिब्रा की होती है। सेंट्रल होलो पोर्शन होता है एटलस, और जो कि ऑसिपिटल कॉन्डाइल से साथ अटैच्ड रहता है, और वर्टिब्रल कॉलम भी डिफ्रेंशिएट किया गया सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोकाइगल रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम स्कल। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उसमें 7 होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को और सपोर्ट करता है हेड को, और सर्व करता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स के लिए और मस्कुलेचर के बैक के लिए। वर्टिब्रल कॉलम जो है, ये रिब्स बनी हुई है ना, ये हमारे क्या है, ये रिब्स, रिब्स को सपोर्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम और प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ये रहा इनवर्टिब्रल डिस्क। तो कितनी रिब्स कितनी हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स है। देयर आर
देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। कितनी है रिब्स है हमारी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। जब इसको लर्न करते हैं तो ये नंबर्स आपको क्लियर रहने चाहिए। ये रहा 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। बोन और जॉइंट का जंक्शन है ना, उसको एक तरह से आर्टिकुलेशन बोलते हैं। ईच रिब में एक थिन फ्लैट बोन होती है, डॉर्सली मतलब पीछे की तरफ से कनेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली स्टर्नम से होती है कनेक्टेड। वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड होती है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। इसमें 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होती हैं डॉर्सल एंड पे, इसीलिए इसको बाइसेफेलिक कहते हैं। ओके, वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से। ठीक है, तो 2 आर्टिकुलेशन सरफेस डॉर्सल एंड और हैंस कॉल्ड बाइसेफेलिक। रिब कैसे कनेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से, इसलिए इसको बोलते हैं बाइसेफेलिक। ये रहा स्टर्नम, स्टर्नम इसको बोल रहे हैं। देखिए हमारी रीढ़ की हड्डी आप समझ गए, पीछे की तरफ हम छूते हैं, आगे क्या है रिब्स से अटैच स्टर्नम। तो डॉर्सली मतलब पीछे, तो वर्टिब्रल से अटैच्ड है। ये क्या है, ये रिब्स है हमारी। रिब्स पीछे से अटैच्ड हैं वर्टिब्रल कॉलम से और आगे स्टर्नम से अटैच्ड है। क्लियर, इसीलिए इसको बोलते हैं हम बाइसेफेलिक। इंटरेस्टिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं हम बाइसेफेलिक। क्लियर, तो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स को क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स बोलते हैं। 7 रिब्स हैं, इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। डॉर्सली वो किससे अटैच्ड है, थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच्ड है, और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच्ड है, हाइलन कार्टिलेज से। क्लियर, तो 8th 9th और 10th पेयर जो रिब्स है वो नहीं जुड़ी हुई डायरेक्टली स्टर्नम से, पर वो 8th 9th और 10th जो हैं वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई, बट ज्वाइन द 7th रिब, 7th रिब से जुड़ी हुई हैं हाइलन कार्टिलेज की मदद से। ये इसीलिए इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई। क्लियर, ये हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प से अटैच्ड है। इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल फॉल्स रिब्स बोलते हैं। लास्ट 2 पेयर्स जो हैं 11th और 12th, इनको फ्लोटिंग रिब बोला जाता है। थोरेसिक वर्टिब्रे रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फ्रॉम द कैच। इनको ये वेंट्रली कनेक्टेड ही नहीं है, ये देखो 11th और 12th, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। इनको फॉल्स रिब्स बोला जाता है, और सही में ये है रिब्स, इनको ट्रू रिब्स बोला जाता है। क्लियर, क्योंकि ये स्टर्नम से अटैच्ड है, इसलिए बाइसेफेलिक बोलते हैं, पीछे वर्टिब्रे से अटैच्ड है। तो रिब्स और स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज। केज मतलब पिंजरा, पिंजरा टाइप लग रहा है ना। रिब केज किससे बना हुआ है, थोरेसिक वर्टिब्रे, रिब्स और स्टर्नम। क्लियर, किस किस से मिलके बना, थोरेसिक वर्टिब्रे प्लस रिब्स प्लस स्टर्नम, ये मिलके बना
रिब केज। क्लियर? तो बोन्स जो हैं ये जो थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच रहता है ना, ये यहाँ से। द बोन्स जो है लिम्स की अलॉन्ग विद देयर गर्डल्स कॉन्स्टिट्यूट द एपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी देखो, अभी हमने रिब्स, पीठ के बारे में पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड रहती है। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे लंग्स कवर रहता है रिब्स से, रिब्स कितनी कितने होती हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है। अब हमारे पैरों की तरफ, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन उसको बोलते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हर लिम्ब में 30 बोन होती हैं। कितनी होती हैं? लिम्स मतलब पैरों को लिम्स कहा गया, पैर और हाथों को। हर लिम्ब में द बोन्स ऑफ द लिम्स अलॉन्ग विद देयर गिर्डल्स एपेंडिकुलर स्केलेटन बनाता है। ओके, लिम्स प्लस गिर्डल्स क्या फॉर्म करते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन। और हर लिम्ब कितना, कम 30 बोन होती हैं हर लिम्ब के अंदर। तो बोन्स जो होती हैं हैंड की, मतलब हैंड मतलब 4 लिम्ब। तो सबसे पहले इसने 4 लिम्स बताए हैं। उसमें बोन्स कौन सी होती हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स। कार्पल्स कौन सी हैं? रिस्ट वाली बोन्स, रिस्ट बोन जो 18 नंबर है। मेटाकार्पल्स पाम में होती हैं, 5 इन नंबर। फ्लेंजेस जो होती हैं ये उंगलियों में रहती हैं, ये 14 इन नंबर रहती हैं। क्लियर? सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? फेमोर, थाई बोन, द लॉन्गेस्ट बोन। ये आप याद रखिए, फेमोर। फेमोर इज द लॉन्गेस्ट बोन, थाई बोन को बोलते हैं। क्लियर? टीबिया, फिबुला, टार्सल, एंकल बोन्स जो होती हैं, ये देखो फेमोर। फेमोर जो होती है, थाई बोन जो होती है, थाई बोन होती है, और ये लॉन्गेस्ट बोन है। ओके, और इसमें क्या क्या है फेम्योर के बाद? टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, एंकल बोन्स होती हैं, वो 7 इन नंबर होती हैं। और मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स जो होती हैं वो 5 इन नंबर होती हैं। फेलेंजेस 14 इन नंबर होती हैं। ठीक, तो क्या लिखते रहने से क्या होता है? याद हो जाता है। ये हिंड लिम्ब, पैरों को हिंड लिम्स बोलते हैं और पता होगा, और हाथों को 4 लिम्स बोलते हैं क्योंकि आगे की तरफ होते हैं। आर्म्स जो होते हैं बॉडी में पहले आते हैं तो 4 लिम्स कर दिया, बाद में लेग्स आते हैं तो हिंड लिम्स हो गए। एंकल बोन्स 7 होती हैं। मेटाटार्सल ये हमने पढ़ लिया ये। फिर पेक्टोरल और
एंड पेल्विक गिर्डल। ये तो हमारे हो गया स्ट्रक्चर इसका पूरा। ये देखो, phalanges, metatarsal, bones of legs, कप शिफ्ट बोन होती है जिसको पैटिला कहते हैं, जो कि नी को कवर रखती है। पैटिला जो होती है वो नी को कवर रखती है, उसको नी कैप भी बोलते हैं। वेंट्रली। और फिर पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल बोन क्या करती हैं, ये ज्वाइन करके रखती हैं अपर और लोअर लिम्ब को, पूरे स्केलेटन के साथ जोड़ के रखती हैं हाथ और पैरों को, है ना। हमारे हाथ और पैर बीच में किससे जुड़े हुए हैं, कमर का जो पोर्शन है पेल्विक पोर्शन से जुड़े हुए हैं। तो ईच गिर्डल फॉर्म्स ऑफ टू हाफ्स, ईच हाफ है पेक्टोरल गिर्डल जो होते हैं क्लेविकल और स्कैपुला के बने होते हैं। एक मिनट मैं आपको डायग्राम से क्लियर बताऊंगी। ये रहा। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, अपर एंड लोअर लिम्ब को जॉइन करते हैं विद एक्सियल स्केलेटन। टू हाफ्स होते हैं क्लेविकल और स्कैपुला। ये देखो, ये रहा क्लेविकल और स्कैपुला। तो पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल, ईच हाफ ऑफ, ये पेक्टोरल गिर्डल में, अभी हम पेल्विक पोर्शन का नहीं बन रहे, हम अभी बता रहे हैं पेक्टोरल गिर्डल। दो हैं, क्लेविकल और स्कैपुला। तो जिसमें अब जो अपर लिम्स हैं आपके, जो हाथ हैं जुड़े हुए हैं, टू हाफ्स जो हैं क्लेविकल और स्कैपुला के होते हैं। स्कैपुला जो है लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है ना, जिसको कॉलर बोन कहते हैं। डॉर्सल पार्ट गले के पास में होती है, सेकंड और सेवंथ रिब के बीच में। इसमें फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी होती है स्कैपुला की। ओके, एलिवेटेड रिज होती है जिसको स्पाइन बोलते हैं, जो कि फ्लैट और एक्सपेंडेड प्रोसेस होता है जिसको एक्रोमियन बोलते हैं। ये देखो, ये रहा स्कैपुला। क्लियर। आप यहाँ छुओगे तो आपको ऐसे ट्रायंगल शेप्ड लगता है ना रिब्स के नीचे, तो इसको एक्रोमियन बोलते हैं। तो क्लेविकल आर्टिकुलेट इसके साथ जुड़ा होता है। एक्रोमियन के नीचे थोड़ा सा डिप्रेशन सा, दबाव सा होता है जिसको ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, जो कि हेड और ह्यूमरस से शोल्डर जॉइंट तक होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ग्लिनॉइड कैविटी। तो ईच क्लेविकल में लॉन्ग स्लेंडर बोन होती है और इस बोन को कॉलर बोन बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉलर बोन। तो ये जो ऊपर का पोर्शन कैसे अटैच्ड है उसको इसमें क्लियरली बताया गया है। क्लियर। तो अब जैसे है, शैलो डिप्रेशन होता है ग्लैंड के, जिसमें कि दूसरी स्कैपुला में ह्यूमरस फिट होती है। स्कैपुला में जो होता है a shallow depression on a bone into which another bones fit, जैसे स्कैपुला into which head of humerus fit। ह्यूमरस का जो हेड है वो फिट होता है स्कैपुला में। जैसे अगर आप शोल्डर देखोगे तो आप देखोगे शोल्डर में ये ग्लिनॉइड कैविटी, जो आपके बगल में जो कैविटी रहती है वो एक तरह से बाजू के बगल में जो कैविटी रहती है जिसमें स्कैपुला फिट करता है वो ग्लिनॉइड कैविटी होती है। क्लियर हुआ। जहाँ पे क्या होता है, स्कैपुला ह्यूमरस फिट हो जाती है स्कैपुला में,
बगल में भी आप बोन्स है ना, तभी तो आप आर्म का मूवमेंट हो पाता है। क्लियर। तो इस तरह से इसमें ये क्लेविकल और स्कैपुटा में ये क्लेविकल दिखाया है, ऊपर का पोर्शन। ये शोल्डर पे जो आपका रहता है ये क्लेविकल है। रिब्स के ऊपर एक पोर्शन रहता है शोल्डर का, दैट इज क्लेविकल। और स्कैपुला ये मिलके पेक्टोरल गिल्ड होता है। मतलब हमारे कंधे की बोन और बगल वाली बोन। अगर इजी लैंग्वेज में आपको क्लियर करना है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ग्लेनॉइड कैविटी वही हो गया जो हमारी बगल में आप देखो हाथ लगा के, तो एक जॉइंट है ना, जो शोल्डर और आर्म को जोड़ के रख रहा है। तो फोर लिम्ब को उसको हमने कहा ग्लिनॉइड कैविटी, और बाजू को हमने बोल दिया ह्यूमरस, और कंधे को हमने बोल दिया क्लेविकल। इनको जोड़ के रखती है। और एक और बोन होती है जो कि एलिवेटेड रिज होती है, यहाँ छू के देखिए स्पाइन में फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस होता है, एक्रोमोनियन कहते हैं उसको। ओके। लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन स्ट्रक्चर होता है थॉरेक्स के डोर्सल पार्ट में, सेकेंड और सेवंथ रिब में। डोर्सल फ्लैट ट्रायंगल बॉडी स्कैपुला होता है, स्लाइटली एलिवेटेड रिज होती है कॉल्ड स्पाइन, और ये फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एक्रोमोनियन। और क्लेविकल जो है इसमें जुड़ जाता है, फिट हो जाता है क्लेविकल। और एक्रोमोनियन डिप्रेशन होता है बिलो द एक्रोमोनियन, एक डिप्रेशन होता है जिसको ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। ठीक है, एक्रोमोनियम तो हमने पढ़ लिया। स्कैपुला पढ़ा पहले हमने। स्कैपुला लार्ज ट्रायंगल फ्लैट बोन होती है डॉर्सल पार्ट में, थोरैक्स के सेकंड और रिब्स में, और स्लाइटली एलिवेटेड रिज के साथ अटैच्ड होती है। फ्लैट एक्सपेंडेड पोर्शन होता है जिसको एक्रोमोनियन कहते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये जुड़े हुए होते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद ग्लिनॉइड कैविटी आ गई, फिर आर्टिकुलेट्स। ग्लिनॉइड कैविटी के साथ क्या हुआ, हेड ऑफ ह्यूमरस से लेके शोल्डर जॉइंट तक एक कैविटी जाती है जो कॉलर की तरह रहता है, कॉलर बोन जिसको बोलते हैं। इस बोन के बारे में बताया गया है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट सबके है सिंपल चीज़ें, पर उसको साइंटिफिक नेम हमें लर्न करने ज़रूरी हैं। साइंटिफिक लर्न करने से हमें क्लियर रहता है कि कौन सा पोर्शन कहाँ पे सिचुएटेड है। क्लियर। है ना, ग्लिनॉइड कैविटी है, उसी के ऊपर एक्रोमोनियन है। ओके। और ये कॉलर बोन बता दिया, दिस बोन जो है इस बोन को कॉलर बोन कहते हैं। तो ये शोल्डर की मसल्स हैं, ये जो हमने पूरा जो इसको डिस्कस किया हुआ है, ये हमने शोल्डर को डिस्कस किया। शोल्डर में जितनी बोन्स हैं उसको डिस्कस किया। फिर पेल्विक गिर्डल जो होता है इसमें 2 कॉक्सल बोन होती हैं। ठीक है। ईच कॉक्सल बोन के क्या नाम है, 3 बोन्स हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो ये जो फ्यूज़न जो है बोन्स का उसको बोलते हैं एसिटाबुलम। इसमें थाई बोन घूमती है, आप देखते हो ना, मूव करती है थाई बोन, आर्टिकुलेट होती है, मतलब फिट हो जाती है और फिर उसमें मूवमेंट होता है। तो दोनों हाफ जो पेल्विक गिर्डल के हैं वेंट्रली फॉर्म करते हैं, प्यूबिक सिम्फेसिस बोलते हैं। दोनों मिलते हैं जब दोनों पार्ट, तो कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज, इसके अंदर फाइब्रस कार्टिलेज होता है। तो ये हमने पहले मसल के शोल्डर की मसल्स के बारे में पढ़ा। क्लियर। कौन कौन सी होती हैं, ग्लिनॉइड कैविटी होती है। क्लियर। फिर उसी में सुपीरियर बॉर्डर होता है, सुपीरियर एंगल होता है, और उसके थोड़े ऊपर जाके ही एक्रोमोनियन होती है। तो इस तरह से
इसका हम डिटेल में, इसमें डायग्राम दे रखा है पर बहुत इजी दे रखा है, और डिटेल में इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है डायग्राम। तो इस तरीके से हमें क्लियर हो जाता है कि ये कैसे बोन्स का सिस्टम पूरा बना हुआ है। ये जैसे ये ह्यूमरस था, एक और बार हम रिपीट कर दें, ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस के बाद यहाँ पे देखो कार्टिलेज आएगा, ग्लिनॉइड आएगा, और ये शोल्डर पे, शोल्डर साइड को यहाँ पर एक्रोमियन आएगा, और इधर कहीं आपकी जाके ये कॉलर बोन आएगी। क्लियर, जो जो हम पढ़ रहे हैं। और ये क्लेविकल इसी को कहा गया है। किसको कहा गया है? कॉलर बोन को। क्लियर। अब टू हाफ जो पेल्विक गिर्डल के हैं वेंट्रली मीट करते हैं और प्यूबिक सिम्फिसिस बनाते हैं। अब जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स जो है उसमें ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। बोनी पार्ट भी, हड्डियों वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो जितने लोकोमोटरी मूवमेंट है आर नो एक्सेप्शन। जितना लोकोमोशन है हमारा जॉइंट्स के थ्रू ही होता है। तो जॉइंट्स जो है पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होता है बिट बोन्स के बीच में या कार्टिलेज के बीच में। तो जब फोर्स जनरेट होता है मसल में कि मूवमेंट कैरी करना है, तो जॉइंट्स के थ्रू, जॉइंट्स फुलक्रम का काम करते हैं। तो मूवेबिलिटी ऑफ दीज जॉइंट्स वेरी, मूवेबिलिटी डिपेंड करती है किस बहुत फैक्टर्स पे। 3 मेजर स्ट्रक्चर फॉर्म्स होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करते। ये जो जॉइंट होते हैं फ्लैट स्कल बोन से शो किए जाते हैं, जो फ्यूज हो जाती हैं एंड टू एंड डेंस फाइबर से और कनेक्टिव टिश्यू से इन द फॉर्म ऑफ सटर्स टू फॉर्म क्रेनियम। ठीक है। स्कल बोन्स में आप देखते हो ना, एक के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और मूवमेंट नहीं होता है उनमें। फ्लैट स्कल्स बोन्स होती हैं इसमें। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सटर्स और क्रेनियम। फिर होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये जो बोन होते हैं विद कार्टिलेज के साथ ज्वाइन हुए होते हैं, बोन्स जो होती हैं। तो जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टिब्रल कॉलम। जॉइंट जो कि हमने अभी रीढ़ की हड्डी में पढ़ा, वर्टिब्रल कॉलम में जो होता है वो इस जो लिमिटेड मूवमेंट देता है। ये स्कल में हमने पढ़ा फाइब्रस जॉइंट, ये हमने वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ा कार्टिलेजिनस जॉइंट। फिर है साइनोवियल जॉइंट्स। इसमें फ्लूइड फिल्ड विद होता है, साइनोवियल कैविटी होती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। किसमें होता है? 2 बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। इसमें साइनोवियल फ्लूइड बिटवीन 2 बोन्स। ये जो मूवमेंट है कंसिडरेबल मूवमेंट करता है, इस तरह का जो अरेंजमेंट है, और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है और कई दूसरे मूवमेंट में हेल्प करता है। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ह्यूमरस और पेक्टोरल के बीच में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट बोलते हैं नी जॉइंट को। हिंज जॉइंट किसको बोलते हैं? नी जॉइंट को। जॉइंट है ना हमारे नी में, तभी तो मूवमेंट होता है। पाइवट जॉइंट होता है एटलस और एक्सिस के बीच में। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है कार्पल्स के बीच में। और सैडल जॉइंट होता है कार्पल और मेटाकार्पल और थम्स में, है ना, जो हाथों में जो हड्डियाँ होती हैं, हाथों में मूवमेंट होता है ना। और ह्यूमरस और पेक्टोरल गिल्ड के में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमने थाइज में जो रहता है पेक्टोरल, इसमें ह्यूमरस और पेक्टोरल में हाथ में रहता है, और इसमें नी जॉइंट में हिंज जॉइंट रहता है। ओके। तो इस तरह से
अलग अलग जॉइंट्स के बारे में बताया है इसमें। एटलस और एक्सिस में पाइवॉइड जॉइंट रहता है, ओके। और ह्यूमरस, जो कि हाथों में हमारा ह्यूमरस रहता है, ह्यूमरस और पेक्टोरल में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है। तो अलग अलग जॉइंट्स के बारे में बताया है कि किस तरह से ये जॉइंट्स वर्क करते हैं, तो जिससे कि आपको नॉलेज बढ़े कि जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या है, ओके। तो मेनली हमने इसमें जॉइंट्स की भी हमें एक तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि ये कौन कौन से जॉइंट हमने पढ़े हैं, ओके। तो सबसे पहले जैसे हमने इसमें जॉइंट पढ़ा कि भाई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो, इसको हमें जॉइंट होता है जो कि राउंडेड सरफेस को, बोन को मूव करता है, ओके। ज़्यादातर इसमें हम जैसे राउंडेड बोन जो होती है कप शेप में, उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो हिंज जॉइंट होते हैं जिसमें फिंगर में, नीज में, एल्बोज में, टोज में, ओके। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है शोल्डर में, हिप जॉइंट में। इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हिप जॉइंट में, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। देखो आपको बॉल लाइक लगेगा ना, जैसे हमारा शोल्डर फिट है अंदर की तरफ, थाइज फिट है, तो ये हिप जॉइंट में। बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट में हिंज जॉइंट हमारे फिंगर्स में, नीज में, ओके, टोज में, इस सब में, बेंडिंग में, इस सब में हेल्प करता है हमारा। और बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट में, रोटेटिंग में, साइडवेज में, शोल्डर और हिप जॉइंट्स में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे इसमें जॉइंट्स बताए हैं, पर फिर भी आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये एक भी वर्ड है जो ऐसा नहीं होना चाहिए एनसीईआरटी में कि आपको समझ नहीं आए कि भाई ये क्या है, कहाँ से आया है, ओके। तो पाइवोट जॉइंट को रोटरी रोटरी जॉइंट भी बोलते हैं, है ना। जैसे नेक में, रिस्ट में, एल्बो में, इसमें पाइवोट जॉइंट होता है, क्लियर। नेक में, रिस्ट में, एल्बो में, लिख देती हूँ मैं आपको। नेक में, रिस्ट में, एल्बो में, इनमें कौन सा जॉइंट होता है, ये अलग है, ये पाइवट जॉइंट होता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जॉइंट्स होते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स आप देख रहे हो उंगलियों में जो लगातार हमारी मूव करती हैं। सैडल जॉइंट भी होता है कार्पल्स जो पाम की होती हैं और मेटाकार्पल्स फिंगर्स की होती हैं। तो ये सब एग्जांपल है जॉइंट्स के। साइनोवियल जॉइंट्स मेनली ज़्यादा मूवमेंट करता है। फाइब्रस में तो स्कल में है, और कार्टिलेजिनियस जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में है। और ये इसमें तरह तरह के जितने जॉइंट्स हमारी बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं साइनोवियल जॉइंट, क्लियर। अब क्या डिसऑर्डर क्या है मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के, जैसे माइस्थमा ग्रेविस जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। ऑटो इम्यून मतलब अपनी ही बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसमें डिसऑर्डर आ जाता है, जिससे कि थकान, वीकनेस और पैरालिसिस भी हो सकता है। उसको बोलते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस। फिर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें स्केलेटल मसल अपने आप से ही डीजनरेट खराब होने लगती है। फिर है टेटनी। टेटनी रैपिड स्पैज्म है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, लो कैल्शियम होता है अगर बॉडी फ्लूइड में। फिर है आर्थराइटिस। इसमें इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स में दर्द, सूजन हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में होता है बोन मास कम हो जाता है, छेद भी हो जाता है हड्डियों में, और फ्रैक्चर भी हो जाता है जल्दी से गिरते ही। तो डिक्रीज लेवल हो जाता है एस्ट्रोजन का, ये भी इसका कारण होता है। गाउट क्या है, इसमें जलन और दर्द और ज़ख्म हो जाते हैं जॉइंट्स के अंदर, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिक एसिड का।
तो ये कुछ डिसऑर्डर बताया मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम के। बहुत इजी और बहुत ही अच्छा चैप्टर और इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा सा चैप्टर था। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब समझ आ गया होगा। अगर आपको सब अच्छा समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।